लौनी जैसी विधानसभा जो क्राइम कैपिटल मानी जाती थी, जिसके ऊपर जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराध के ऊपर बनी है, वहाँ कोई लोग सोचते भी नहीं थे कि वहाँ डेवलपमेंट होगा। लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे, व्यापारी यहाँ से चला गया था, भले लोग नहीं आना चाहते थे। आज भी उसका इतना दुष्प्रभाव है। कम उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर होना चाहिए था, तो इस अपराध के कारण हमारा नुकसान हुआ है। उनको इस बात पे कहीं ना कहीं चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने जनता के साथ कैसा काम किया था। जानवर घूमते थे, पानी भर जाता था। राकेश टिकैत ने कहा था कि मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। मेरे पिता इन तीनों बिलों की बहाली के लिए आंदोलन करते रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पिता का सपना पूरा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद कौन सी ऐसी बात थी, ये सवाल आप उनसे पूछना, कि वो उससे पलट गए और कहने लगे बिल वापस होने चाहिए। केवल आड़तियों के, खालिस्तानियों के दबाव में, बिचौलियों के दबाव में, और क्या लालच थे क्या नहीं थे। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मोदित। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस समय हमारे चैनल पे इलेक्शन सीरीज चल रही है। उसी के बीच आज हमें मौका मिला है एक ऐसे शख्सियत के साथ पॉडकास्ट करने का जो अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स, बोल्ड नेचर और समाज में एक बहुत अच्छे लेवल पे विधायकी के मामले में जाने जाते हैं। तो आइए उनका अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि मैं लौनी से विधायक हूँ। नंद किशोर गुर्जर मेरा नाम है और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की, उसके बाद LLB की और कई सब्जेक्ट में MA किया। लगातार स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के हर उस वर्ग के लिए जिसको कहीं ना कहीं अनजस्टिस होता था, उनके लिए लगातार संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन के पदों पर रहा। युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, क्षेत्रीय टीम में रहा और उसके बाद पार्टी का गाजियाबाद जिले का जिलाध्यक्ष रहा, भाजपा का मेन बॉडी का। और 2017 में शीर्ष जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है उनके द्वारा हमको टिकट दिया गया और जो यहाँ मठाधीश थे उनकी जमानत जब्त करने का काम लौनी की देवतुल्य जनता ने माननीय मोदी और योगी जी पर भरोसा करते हुए आशीर्वाद दिया। और दूसरी बात 2022 से फिर मैं विधायक हूँ। लौनी की देवतुल्य बहनों और भाइयों के लिए जो भी मेरे लायक होता है, दिन रात उनको भगवान मानकर उनकी सेवा कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको आज बहुत साल हो गए इस फील्ड में। सबसे पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि एज अ पॉलिटिशियन बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं मेंटली, खासकर से क्योंकि आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप उनके लिए दिन रात खड़े रहते हो, तो आप उस चीज़ से कैसे डील करते हो? देखिए, चुनौतियाँ तो जीवन में, अगर कोई चुनौती ना आए तो जीवन का मतलब क्या है जी। मनुष्य के जीवन में चुनौतियाँ आए और लोगों की सेवा करने का मौका मिले, जिससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। ठीक है। मनुष्य का जो ये तन है, जो शरीर मिला है, मानव का जो जन्म मिला है, ये दुर्लभ है। इसका उद्देश्य ही सिर्फ ये है कि हम दूसरों के लिए काम करें, उनकी मदद करें जो नीडी लोग हैं, और वही ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ी है। तो वही हम शुरू से पिछले लगभग 25 साल से दिन रात पब्लिक फील्ड में हैं और उसी के द्वारा करते हुए जनता का जो आशीर्वाद मिला है, अब काम कर रहे हैं। लौनी जैसी विधानसभा जो क्राइम कैपिटल मानी जाती थी, जिसके ऊपर जिला गाजियाबाद जैसी मूवी अपराध के ऊपर बनी है, वहाँ कोई लोग सोचते भी नहीं थे कि वहाँ डेवलपमेंट होगा। लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे, व्यापारी यहाँ से चला गया था, भले लोग नहीं आना चाहते थे। आज भी उसका इतना दुष्प्रभाव है कि लौनी के नाम से लोग आज भी डरते हैं कि लौनी, बिल्कुल। लेकिन लौनी का एक माहौल बदला। आज लौनी के अंदर रामराज है। कहीं चैन स्नैचिंग तक की घटनाएं नहीं सामने आती। पूरे जिले में अगर सबसे कम क्राइम था तो मोदी नगर में था। ठीक है। आज अगर सबसे कम क्राइम कहीं जिले में है तो लौनी के अंदर है। ओके। बिल्कुल शून्य क्राइम है। और डेवलपमेंट के नाम पे हम नरक बनाने का काम किया। अपराधियों ने यहाँ राजनीति की और अपराधी ही राजनीति में आते थे और लोग अपराधी संबल बन चुके थे। लोग समझते थे कि अपराधी ही विधायक या प्रमुख या दूसरे पदों पर जा सकते हैं। हमने उस परंपरा को तोड़ा। स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स करते हुए उनके लिए जो हमने काम किए, उनको जोड़ा, उनको खड़ा किया कि ये क्षेत्र जो दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, जो आज जहाँ ज़मीनों के रेट सबसे ज़्यादा सस्ते हैं, ठीक है, वहाँ आज वो कम से कम उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर होना चाहिए था। तो इस अपराध के कारण हमारा नुकसान हुआ है। यूथ ने समझा, यहाँ की नौजवानों ने समझा, बहन बेटियों ने समझा। और जो यहाँ दुराचार, बलात्कार, गाय कटती थी, हड्डी मिल चलती थी, गहरे गहरे गड्ढे थे। आप सरप्राइज करेंगे कि एक भी इंटरमीडिएट का हमारे यहाँ स्कूल नहीं था सरकारी। एक भी मैनेजमेंट के द्वारा हमारे दादाजी ने बनवाया था एक 1948 में। एक
और लोगों ने सहयोग करके स्कूल बनाए थे, लेकिन सरकार के नाम पे कोई सरकारी एक भी प्राइमरी स्कूल के अलावा कोई इंटरमीडिएट नहीं था। 14 लाख के लगभग की आबादी, एक भी 12वीं का स्कूल ना होना, ये शर्मनाक था। जो भी सरकारें रहीं, जिसकी रहीं, जो जनप्रतिनिधि रहे, उनको इस बात पे कहीं ना कहीं चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने जनता के साथ कैसा काम किया था। हमने बनते ही 2 12वीं के स्कूल कंप्लीट करा के क्लासेस चलवा दी। कोरोना 3 साल निकाल दिए जाएं तो मुझको अभी तक 4 साल मिले हैं। 4 साल में यहाँ हजारों करोड़ का काम हुआ है। जिस कॉलोनी में आप आ नहीं सकते थे, गहरे गड्ढे थे और कहीं से भी मैं लगता है कि कॉलोनी में एंट्री करने का रास्ता नहीं था, उस स्थिति में हमने काम शुरू किया। 2 12वीं के स्कूल बने एजुकेशन के मामले में अगर हम बात करें, और ITI हमने कंप्लीट करा दी, क्लासेस चालू हो गई हैं उसमें। तमाम प्राइमरी स्कूल जितने भी थे सब बिल्कुल टूटे फूटे खत्म थे, उन सबको रिनोवेट कराया। अपनी निधि से डेस्क देने का काम किया कि गरीब के बच्चे आम बच्चों की तरह जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं तो उनकी तरह ही वो भी बैठे। और तमाम एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने का काम हुआ। बेटियों के लिए जब इंटरमीडिएट नहीं था तो डिग्री कॉलेज कहाँ से होता, बिल्कुल। तो डिग्री कॉलेज हमारा 3री मंजिल पे काम चल रहा है और वो भी हम इस सत्र से, इस साल से शुरू करने जा रहे हैं जी। तो ये तो एजुकेशन का जो अगर हम देखा जाए तो शिक्षा जो मूलभूत जरूरत है उस पर हमने काम किया। इसके बाद यहाँ मेडिकली कुछ नहीं था, एक यहाँ CSC थी छोटी सी, PSC को CSC कराया था। उसमें इतने थे गारे थे, भैंस घूमती थी वहाँ, जानवर घूमते थे, पानी भर जाता था। उसको 50 बेड कराया। पहले वो 15 बेड का था, 30 बेड से अब 50 बेड कराया। उसके बाद शानदार हॉस्पिटल हमने 100 फुटा रोड पे नीलम फैक्ट्री के पास बहुत शानदार हॉस्पिटल बनाई। उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से श्री डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी के द्वारा किया गया। और मेट्रो कुछ सोच नहीं सकता था, मेट्रो को लेकर के आई। बस अड्डा, गहरे गहरे गड्ढे थे, बस अड्डा बनवाया। बिजली यहाँ आती नहीं थी, हालत खराब थे, मुश्किल से 4-6 घंटे लाइट आती थी। जब लाइट आती थी तो लोगों में खुशी होती थी कि बिजली आ गई। ट्रांसफार्मर फूकता था, 2-2 महीने बदलता नहीं था। हालात ये थे कि यहाँ अपराध एक तरफ दिन रात मर्डर होते थे, प्लॉट कब्जे होते थे, डकैतियां होती थी, बलात्कार होते थे, खुलेआम गाय काट दी जाती थी। उसमें डेवलपमेंट जीरो था। तो लोग यहाँ केवल जो बहुत गरीब थे, जमीनें कोई रेट नहीं थे, तो वो आकर के यहाँ बसते थे। और यहाँ बड़ी संख्या में उस दौरान रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी आके बसे, जिससे डेमोग्राफी यहाँ की चेंज होने का काम हुआ। उस पर भी हमने बहुत काम किया है। तो मेट्रो आई, बस अड्डा आया, बिजली के 10 बिजली घर हमने बनवाए। 10 बिजली घर बनने के बाद यहाँ जो देहात है 18 घंटे बिजली आती है, शानदार। सब तार बदलवाए, नए 250 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स बदलवाए। और शहर में 24 घंटे तक भी और कुछ कॉलोनियों में 23-22 घंटे आती है, जिसको भी हमने 4 और नए बिजली घर का हमने प्रस्ताव देकर के काम शुरू कराया है। आने वाले टाइम में 24 आवर बिजली कॉलोनी के अंदर हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं। तमाम सड़कों का जाल बिछड़ा है। दिल्ली सहारनपुर रोड को बनवाया था, लेकिन पालिका ने वहाँ भ्रष्टाचार करते हुए तोड़ने का काम किया। उसको दोबारा हमने पास करा दिया, फंड दोबारा शानदार करा रहे हैं। देहरादून जो हमारा हाईवे बन रहा है NHAI के द्वारा, उसके बनने के बाद और ये तमाम सड़कें जो बनी हैं, बिजली का शानदार काम हुआ है। चिकित्सा के फील्ड में अभूतपूर्व काम हुआ है। और चिकित्सा के काम में हॉस्पिटल से लेकर के और डिस्पेंसरी तक, जितने भी चिरौड़ी के अंदर PSC और फरकनगर में, मंडौला में, ऐसे तमाम जगह, गुलाब वाटिका में, और लगभग 50 डिस्पेंसरी नई बनवाई हैं। तो मेडिकली बहुत काम कॉलोनी के अंदर हुआ है। ठीक है। चिकित्सा का, शिक्षा का काम मैंने बताया ही आपको, सारा काम हुआ है। और जो कानून व्यवस्था है उसके मामले में नए थाने खुलवाए, चौकियां खुली हैं और पुलिसिंग बेहतर हुई है, जिसके कारण कॉलोनी के अंदर क्राइम जीरो हुआ है। मैं स्वयं भी रात को घूमता हूँ और अगर किसी के साथ अनजस्टिस होता है तो यहाँ से हमने पुलिस के दरोगाओं को गिरफ्तार कराकर जेल भिजवाने का काम किया है कि कॉलोनी के अंदर किसी के भी साथ अनजस्टिस नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के लिए कानून बराबर है। अगर कोई अधिकारी पैसे लेकर के बेईमानी करेगा, जमीन कब्जे करवाएगा या लोगों को इंसाफ नहीं करेगा, जो हमें भगवान ने और पार्टी ने ड्यूटी दी है, अगर वो कहीं जो आम जनता का जो हित है वो प्रभावित होगा तो उसको हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कॉलोनी में कितना ही ताकतवर अधिकारी हो, रहेगा नहीं। इसलिए आज कॉलोनी का एक शानदार उभरता हुआ एक रोड मैप है। आपको एक बात बता दें कि जब हम लोग यहाँ विधायक बने थे तो ट्रोनिका सिटी, इंडस्ट्री एरिया, रूपनगर, आर्यनगर, इनसे लोग प्लान करके थे। फैक्ट्रियां बंद थी और जमीनों के रेट जो इंडस्ट्री के प्लॉट थे 8-9 हज़ार रुपये मीटर के रेट थे। आज 80,000 रुपये गज को प्लॉट नहीं मिल रहा है ट्रोनिका सिटी में। इतना बड़ा एकदम बूम आया है, लोगों को भरोसा हुआ है। तो ये एक दिन में नहीं हुआ है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी ने जिस तरह से इंडस्ट्री के लिए जो दिन रात कि यहाँ का युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग लगेंगे तो हमारे जो प्रदेश है वो
जो बीमारू प्रदेश है उससे नंबर 1 का प्रदेश कैसे बने, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उन्होंने जो एक डबल इंजन की सरकार है, जो ऐतिहासिक काम हुए वो अभूतपूर्व है। और इसीलिए क्षेत्र की जनता ने मुझे दोबारा तमाम षड्यंत्र के बावजूद, तमाम जितनी भी ताकतें थी वो लगी, उसके बावजूद भी जनता ने मुझे जीत का आशीर्वाद दिया है। इसी बात का प्रमाण है कि हमने जो भी लोग घर पे आते हैं, सुबह मैं बैठता हूँ 6 बजे, जब तक लोग आते हैं उनको बिना किसी सिफारिश के एक एक व्यक्ति का काम करता हूं। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो बिना किसी उसके उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करते हैं और उसको न्याय मिले, यही मेरी प्रायोरिटी है और उनको भगवान मान करके मैं काम करता हूं। उसी के कारण ये सब लॉनी का जो बदलाव, जो मॉडल है वो दिखाई दिया और आने वाले कुछ ही समय में लॉनी को हम एक हाईटेक सिटी बनाने का हमारा सपना है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूं और मैं उसी दृष्टि से लॉनी के डेवलपमेंट के लिए जो तमाम चीजें हैं और बहुत इतने काम है, फ्लाईओवर से अगर उन्हें गिनवाएंगे, गाँव की सड़कें अपनी निधि से जो हमने काम कराए हैं वो तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। हर गांव में कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हमने अपनी निधि से काम ना कराया हो, राज्यसभा सांसदों से लेकर के तमाम फंड ना लगवाए हों। तो गाँवों के भी और हमारा जो नगर है दोनों को समान रूप से विकसित करने का काम किया है। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी लॉनी में बहुत काम होना बाकी है, लेकिन लॉनी की तस्वीर बदली है, लॉनी की जनता जानती है। डिवाइडर से लेकर पुल पे लाइट लगवाना, शाम को जब लाइट आती है तो लोग समझते हैं कि क्या लॉनी में भी ऐसा हो सकता है। पार्कों को हम लोग डेवलप करा रहे हैं, उनमें भी हम लोगों ने जो ओपन जिम का जो शुरुआत कराई है, तो ऐसा ही हम सोचते हैं कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से विदिन 1 ईयर लॉनी दिल्ली के किसी भी शहर से खूबसूरत होगी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी चीज़ें हमारी जनता से शेयर करी, क्योंकि अक्सर क्या है कि मीडिया बहुत चीज़ें छुपाती है और एक चीज़ है कि ओपोजिशन जो है, ओपोजिशन पार्टीज़ है, वो ना जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी चालों पे नज़र रखती है। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों को हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होता है, क्योंकि उन लोगों को, वो लोग तो उस बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो इन चीज़ों से आप कैसे डील करते हैं? देखिए, अपोजिशन, हम लोग जनता का काम ये नहीं देखते कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, अच्छा, वो बसपा का है या किसी अन्य दल का है। हम विधायक सबके हैं, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है उसको हमने अपनी जीवन शैली में और अपने जीवन में उतारा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। ठीक है, क्योंकि विधायक बनने के बाद हम सबके विधायक हैं, किसी एक व्यक्ति के विधायक नहीं है। उस दृष्टि से काम करते हैं तो विपक्ष को हम मुद्दा छोड़ते ही नहीं है। एक बार हमारे दर्शक हैं, आप उनके साथ एक बार शेयर करना चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या क्या है? देखिए, दिनचर्या, मैं तो किसान आदमी हूँ। ठीक है, मैं किसान हूँ, खुद गांव में रहता हूँ। गांव में ही लोग सुबह जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि जो पशुओं का चारा डालते हैं या गांव में काम करते हैं, तो गांव की दिनचर्या रूटीन होता है कि लोग 5 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 10 बजे तक लोग सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम सामाजिक जीवन में हैं, तो मैं 5 साल तो बिल्कुल नहीं सोया हूँ जी, दिन रात दौड़ा हूँ, संगठन बनाया, काम किया है। लेकिन अभी मैं लगभग 12 बजे हम लोग सो जाते हैं। ओके, और 5 बजे उठ जाते हैं, और कभी 2 भी बज जाते हैं, लेकिन उठ जाते हैं हम 5 बजे, मैक्सिमम 6 बजे। सूर्य निकलने से पहले हम लोग उठ जाते हैं। अपने आप ही स्वाभाविक एक आदत बनी हुई है। उसके बाद लोग आ जाते हैं और उनका मिलने के बाद, जनता दरबार के बाद, जनता दर्शन के बाद, फिर क्षेत्र में जो कार्यक्रम है, लोगों के सुख में, दुख में, और जो डेवलपमेंट के काम होने, अधिकारियों के साथ बैठक करनी है, पार्टी के कार्यक्रम तमाम है, तो उन सब में लगे रहते हैं। तो उसी तरह से दिनचर्या है कि सुबह उठे, उसके बाद हम लोग, और खान पान बिल्कुल गांव वाला, देहाती है। गांव में हम लोग गाय रखते हैं, देसी गाय रखता हूं मैं। ठीक है, तो गायों का दूध निकालना है। कई बार जब मैं फुर्सत में होता हूं तो दूध भी निकाल लेता हूं। अच्छा, हाँ, मुझे उसका शौक है जी, सब्जियां लगाने का, बागवानी का। ठीक है, तो वो भी मुझको पुराना कराना, वाला फेज याद आता है आज के समय में? नहीं, अभी भी करता हूं मैं तो, फेज थोड़ी याद आता है। मैं तो फावड़ा लेके खुद अब भी करता हूँ। भाई, मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ, मेरे तो जमीन है गाँव में, उसमें पूरा देखभाल करना, उसको कराना। हमारे फादर हालांकि शिक्षा में मजबूत है, बच्चे भी देख लेते हैं, लेकिन मैं तो खुद में विश्वास रखता हूँ। मैं हर काम खुद ही करता हूँ। ठीक है, सुबह उठ करके पूरी दिनचर्या, जो भी एक्सरसाइज से लेकर के नाश्ते वास्ते में, मैं कोई ज्यादा खाने पीने का शौकीन नहीं हूँ। अच्छा, भाई, मांस मदिरा हम खाते पीते नहीं है जी, तो मेरा पसंदीदा जो फ्रूट है वो सेब है। ओके, तो मैं एक सेब लेता हूँ, उसके बाद अपना लोगों से मिलता रहता हूँ। मिलने के बाद स्नान किया, पूजा की, देवादिदेव महादेव और महामाई का भक्त हूँ मैं। उसके बाद लोगों से मिलते हुए और अपना जहाँ जहाँ कार्यक्रम है, जिस तरह का रूटीन होता है, उसी तरह से रूटीन शुरू होता है। और शाम को कार्यक्रमों से आकर के, आजकल जैसे शादियां बहुत है, हाँ जी, तो 2-2 बज जाते हैं रात के। तो उससे आए सारे लोग जो हमारे साथ चलते हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि भगवान ने बड़ी कृपा की है। वो भी बेचारे
कई तो बीमार हो जाते हैं, दिन रात मेहनत करना। और वो सोचते हैं कि भाई विधायक जी को तो बुखार भी नहीं होता है। हाँ जी। और जो नए नए लड़के यंग है एकदम, वो बेचारे 2 दिन में बीमार हो जाते हैं, तो फिर तब एक को रेस्ट कराया जाए। तो दूसरों को साथ में, जो लड़के हैं वो साथ में चलते हैं बिल्कुल कंटिन्यूअसली, जो लोग साथ चलते हैं। ऐसे तो 1-2 ही लोग हैं जो हमारी आदत में ढल चुके हैं, ठीक है। क्योंकि इतने हार्ड वर्किंग सबके जीन्स नहीं होते हैं। बिल्कुल तो ये ईश्वर की, देवाधिदेव महादेव और महामाई की कृपा है। जी। और हम इसको केवल इसलिए कि देश के विकास में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु कैसे बने, दुनिया के सबसे नंबर 1 और दुनिया को हम लोग मार्गदर्शन करने वाले देश कैसे बने, जी। उसमें छोटा सा योगदान गिलहरी वाला कि लौनी अगर पिछड़ी रहेगी तो देश हमारा नंबर 1 कैसे होगा। तो हमारी लौनी भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसमें वो विकास की दौड़ में हमारी लौनी भी प्रदेश में नंबर 1 हो, उसके बाद देश में नंबर 1 हो, जिससे कि हम गर्व के साथ कह सकें कि हम लौनीवासी हैं और हम उस लौनी को लोगों के सामने रख सकें। जो लौनी लोगों की नज़र में अपराध की नगरी थी, हमने भगवान परशुराम जी के नाम पे लौनी का नाम बदलने का भी विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया है, उसको उठाया भी है कि भगवान परशुराम जी के नाम पे लौनी का नाम परशुराम नगर हो। तो मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी उसे भी करेंगे, जिससे कि ये नाम हट जाएगा जी। तो लोगों के जहन से वो पुरानी यादें चली जाएंगी जो अपराध की थी, और यहाँ का विकास हो पाएगा। जी। एक सवाल और था मेरा इसी के साथ कि इस समय देश में किसान आंदोलन वापस से चल रहा है और वो अब दिल्ली की तरफ ज़्यादा फैल रहा है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं और उसके लिए अब आप लोगों के क्या नए कदम है? देखिए, किसान आंदोलन आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको जनता ये मानती है कि भगवान का रूप है। ठीक है। भगवान के रूप में उनको मानती है, चाहे गरीब है, पिछड़ा है, अगड़ा है, स्वर्ण है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं। जी। जितना काम हर वर्ग के लिए हुआ कोई कह नहीं सकता। ठीक है। देखिए, जो 3 बिल लाए थे किसानों के लिए, जिनके लिए राकेश टिकैत ने कहा था कि मेरे पिता का सपना पूरा हो गया, मेरे पिता इन तीनों बिलों की बहाली के लिए आंदोलन करते रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे पिता का सपना पूरा कर दिया। ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद कौन सी ऐसी बात थी, ये सवाल आप उनसे पूछना, कि वो उससे पलट गए और कहने लगे बिल वापस होने चाहिए, केवल आड़तियों के, खालिस्तानियों के दबाव में, बिचौलियों के दबाव में। और क्या लालच थे, क्या नहीं थे, ये तो भविष्य में सारी चीजें इंटेलिजेंस के पास है, सामने आएंगी। लेकिन वो आकर के आंदोलन करने लगे। अगर वो बिल लागू हो जाते तो किसान की जिंदगी बदल जाती, किसान माला माल हो जाता, उसकी इनकम 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाती। लेकिन ये एक बहुत बड़ा पाप हुआ है और देश की जनता इस बात को समझ रही है, देश का किसान समझ रहा है। मैं तो खुद किसान हूँ, इसलिए किसानों से माननीय प्रधानमंत्री जी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ठीक है। हमारी लगातार जो पार्टी की लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो बात कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि उसमें कुछ लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो अपना पगड़ी बांध रहे हैं, वेश बदल करके बवाल कर रहे हैं। क्या कभी कोई किसान सोच सकता है कि तिरंगा का अपमान हो? लाल किले से तिरंगे को उतार के खालिस्तान का झंडा फहराया गया। हमारी ही बहन बेटियां, जो किसानों की बेटियां थी, हमारी ही बेटियां थी, उनको उठाकर फेंका गया, उनसे दुर्व्यवहार किया गया, उनके बच्चों को मारा गया जो पुलिस में थे, और पूरी दिल्ली में आतंक और तांडव मचाया गया। किसान कभी नहीं कर सकता, क्योंकि किसान से ज्यादा राष्ट्रभक्त मैं कहता हूँ कोई हो नहीं सकता। वो देश के लिए अन्नदाता है, उनके बच्चे बॉर्डर पे हैं, किसानों के बेटे सारे, या पुलिस में, इंटरनल सिक्योरिटी में सारे बच्चे उन्हीं के लगे हैं। तो ये इस तरह का लाल किले के लिए जिन्होंने लाखों की शहादत दी, उसका अपमान जो उन्होंने अपनी शहादत दी है किसान के बच्चों ने, जो देश के लिए लड़े, अंग्रेजों से इस देश को मुक्त कराया, मुगलों से मुक्त कराया, वो कभी भी उस तिरंगे के लिए जो जिन्होंने शहादत दी, उनके बच्चे ये काम नहीं कर सकते कि तिरंगे को उतार करके और कहीं दूसरे जो खालिस्तानी है, आतंकवादियों का झंडा फहराए। 3 घंटे इस देश में तिरंगा की जगह खालिस्तान का झंडा फहरता रहा। बिल्कुल। तो किसान नहीं थे, किसान के रूप में कौन लोग थे, ये चीजें सब सामने आ जाएंगी। क्योंकि किसान के लिए सम्मान निधि देने का मामला हो, किसान क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे जो हमारे जो सोयल है उसके लिए कार्ड का हो, बनाने का काम किया हो, किसानों के लिए चाहे सब्सिडी देने का काम हो, चाहे जितने भी हमारे यूरिया है, जितने भी खाद हैं, कृषि यंत्र हैं, उन सब पे जो सब्सिडी दे करके और किसानों को फ्री बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। किसानों का कर्ज माफी का ऐसी पहली सरकार है, वायदा सब करते रहे। बनते ही हम सब लोगों ने कैंप लगा के किसानों को उनके जो ऋण थे उनको माफ करने के लिए उनको उनके खाते में सीधा चेक बांटने का काम किया है, खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ बिना किसी भी बिचौलिए के, बिना किसी भी करप्शन के। तो ये पहली सरकार है जो किसान के लिए सोच रही है, महिलाओं के लिए जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, दुनिया जानती है। उनकी जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए
और उनको सेल्फ डिपेंड करने के लिए जितना काम महिलाओं के लिए हुआ हो, चाहे पार्लियामेंट का आरक्षण हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण हो, चाहे उनमें नौकरियां देने की बात हो, वो ऐतिहासिक रहा है। नौजवानों के लिए नौकरियों में एक भी पैसा ना देना पड़े, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए रोजगार, इंडस्ट्री लगाना लाखों नौजवानों के लिए। तो ये जो सरकार ने काम किया, ऐसे ऐसे हाईवेज बन रहे हैं, बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम। आज तक देश की आज़ादी के 75 साल में ऐसे मकान थे जहाँ बिजली नहीं थी, उनमें फ्री बिजली देने का काम किया, एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ है, सड़कों का जाल बिछाया, चिकित्सा के क्षेत्र में नए नए एम्स खुले हैं। आप ये सोच भी नहीं सकते कि क्या हालात थी इस देश की। सारी चीजें देश के अंदर एक बदलाव आया, इसलिए दुनिया ये मानती है कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके काम पे बल पे मानती है दुनिया, उनका जो आज सम्मान कर रही है वो इसलिए कर रही है कि उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, उनकी इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम जो जिस तरह से ग्रोथ बढ़ी है उससे दुनिया चिंतित है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी नहीं पहली अर्थव्यवस्था होगी और महाशक्ति बनेगा। ठीक है। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि मोदी जी की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस बार वो 400 प्लस सीटों को लेके जाएंगे, तो उस बात पे आपके क्या विचार है? देखिए, वो तो देश की जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है आज तक वो पूरी कैलकुलेशन के साथ कहते हैं। देश की जनता ये मान चुकी है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 साल का और मौका दिया तो इतनी बीमारियों से निकाल करके इस देश को, इतने बड़े बड़े जो राक्षस थे, धारा 370 में जो आतंकवादियों को वहां करोड़ों हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस फंडिंग करती थी, उस पैसा को जनता के हित में, कश्मीर की जनता के हित में लगा। तमाम राम मंदिर का मसला हो, चाहे काशी विश्वनाथ जी हो, अयोध्या जी का हो, चाहे महाकाल का हो, जितने भी टूरिज्म हमारे पर्यटक स्थल थे देश के, उनके लिए शानदार सड़कें बनवाना, उनका जीर्णोद्धार करना आदि शंकराचार्य के बाद अगर संस्कृति के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए किसी ने काम किया तो उनका नाम माननीय नरेंद्र मोदी है। इसलिए देश की जनता उनके साथ पूरी तरह से एक तरफा, कोई भी वर्ग हो देश का जी। आज तो ये देखिए कि सरप्राइज करने वाली आश्चर्य की बात है कि जो लोग मुस्लिम ये कहते थे कि मोदी जी हमारे दुश्मन है, वो मुस्लिम बहनें और मुस्लिम भाई दिन रात उनकी पूजा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। तो ये बदलाव की ब्यार है। मुझे लगता है कि 400 पार नहीं है, 450 ना हो जाए, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। आप नहीं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं यही कामना करता हूँ कि इसमें और बढ़ोतरी हो। तो सबसे पहले तो आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपने इतना फेस देखा, इतना हसलिंग फेस देखा, आपने इतनी मेहनत करी। हमारी यूथ इस समय, कहा जाता है कि हमारे देश का कल हमारा यूथ है, तो उनके लिए कोई मोटिवेशनल चीज? देखिए, यूथ देश का भविष्य है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जो भी हमारे बेटे और बेटियां जो देश के लिए, क्योंकि भारत का व्यक्ति देश के लिए हमेशा लड़ा है, हमारी पीढ़ियां, हमारा ब्लड जो है, देश पे जो भी हमले हुए, खासतौर से एनसीआर में 300 किलोमीटर के आसपास रहने वाले लोगों ने बहुत युद्ध झेले हैं। तो हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश के खिलाफ हमारे जहन में कोई बात आ भी नहीं सकती। किराए के कुछ लोग आकर के कोई आंदोलन करके अगर ये सोचें कि इस देश का नुकसान करेंगे तो ये संभव नहीं है। यहाँ का नौजवान जागरूक है और मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें परिश्रम की पराकाष्ठा करिए। महाभारत में, गीता में जो बिल्कुल साफ जो भगवान ने उपदेश दिया है कि जो कर्म करता है कोई आडंबर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में साफ कह दिया है कि आपका भाग्य जो है, निर्णय देने वाला रिजल्ट मैं लिखूंगा, लेकिन ये आप मान लीजिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको परिणाम आएगा। इसलिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी चाहिए। हम जिस भी फील्ड में हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई एजुकेशन के फील्ड में कोई पढ़ना चाहता है, किसी मुकाम पे पहुंचना चाहता है, और जहां भी हो कम से कम आदमी को परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए अपने कर्मों से डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। लोग क्या कहेंगे इससे नहीं डरना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आदमी के अगर कर्म ठीक है तो मन सेटिस्फाइड रहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया है, और मेहनत करने से भी संतुष्टि मिलती है और मेहनत का रिजल्ट मिलता ही है, ये बात सिद्ध है। तो एट लास्ट थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर एपिसोड। सब्सक्राइब करना एंड नमस्कार।